हेलो दोस्तों, बैंक का वेज रिवीजन होता है हर 5 साल में और ये 1 नवंबर 2022 से ड्यू चल रहा है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड की तरफ जाते हैं तो आमतौर पर कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल और लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ 1000 से भी ज़्यादा दिनों के लिए ये पेंडिंग हो गया था, यानी कि लगभग 3 साल में इसका रिवीजन हो पाया था। अब की उम्मीद की जा रही है कि 2024 में लोकसभा की इलेक्शन है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये जल्दी हो जाए। अब जल्दी तो हो जाता, लेकिन बैंकों की जो यूनियन है उन्होंने राउंड 1 की मीटिंग अभी 8 अगस्त को करी है। तो 8 अगस्त की जो ये मीटिंग हुई है NCBE की, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके टाइम से ना होने का कारण बैंक की यूनियन भी है। देखिए, बैंक की यूनियन जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 8 अगस्त को एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है जो 28 जुलाई को जो बाइपार्टाइट टॉक हुई थी, उसकी जो मीटिंग हुई थी, उसके जो की पॉइंट है उन्होंने डिटेल्स में दिए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिमांड करी और इस डिमांड में उन्होंने क्लर्क के लिए अलग से डिमांड रखी हैं, ऑफिसर्स के लिए अलग से रखी हैं और हर वो डिमांड रखने की कोशिश करी है जो फैसिलिटी अभी तक नहीं मिल रही थी, या मिल रही थी उसका अमाउंट कम था, या किसी कंडीशंस में मिल रही थी, उन कंडीशन को हटा के अमाउंट को बढ़ा के, या नई जो डिमांड है उनकी मांगी जाए, या नई जो डिमांड है वो भी रखी हुई है। इसमें इन्होंने एक स्मॉल कमेटी को सेटअप करने की रिकमेंडेशन दी है। उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि जो डीए है, डीए का जो 100 पॉइंट है वो 2016 से स्टार्ट हो। अभी जो डीए पुराने पॉइंट से चल रहा है, लेकिन डीए को जो बेस ईयर है वो 2016 मानने की बात की है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो आजकल जो महंगाई है उसका थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं, उसके प्रोसीजर पर एक कमेटी बैठाने की बात की है। उसके साथ साथ जो ड्यूटी है क्लरिकल और सब स्टाफ की, उनके लिए जो आजकल का सिनेरियो है, आजकल की जो प्रेजेंट डे की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग करने की बात की है। अब IBA जो है इस पर सहमत भी हो गया है। अब बात करते हैं कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई है। तो पहला मुद्दा है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का। स्टैग्नेशन का मतलब होता है जब आपका जो पूरा पे स्केल होता है आप लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो बैंकों ने क्या कर रखा है कि उसके बाद 1 इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट, 3 इंक्रीमेंट का करके स्टैग्नेट कर दिया कि उसके बाद आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, जब तक बंदा रिटायर ना हो तब तक ये स्टैग्नेशन मिलना चाहिए, यानी कि बढ़ता जाना चाहिए। और जो ऑफिसर बन जाते हैं और 1 साल के बाद अगर वो रिवर्ट होते हैं, अपनी वापस क्लरिकल वर्कमैन कैडर में आना चाहते हैं, तो उनका जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है उनको दिया जाए। अब बात करते हैं HRA की डिमांड, इम्प्रूवमेंट इन HRA। HRA में क्या क्या बात की गई? एक तो उन्होंने कहा है कि जो हाउसिंग एकोमोडेशन या क्वार्टर्स हैं वो सारे एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, चाहे वो क्लरिकल है, सब स्टाफ है, ऑफिसर को तो मिलता ही है। और तब तक जो HRA के रेट्स में है उसमें रिवीजन किया जाए और वो पे में, रिवाइज पे में शामिल किया जाए। अगर कोई एम्प्लॉय अपने हाउस में रहता है तो अपने हाउस में रहने वालों को HRA जो है कैपिटल कॉस्ट बेसिस पे दिया जाए, यानी ये माना जाए कि वो जिस मकान में रहता है उसकी कॉस्टिंग या कैपिटल के अकॉर्डिंग उसको HRA मिलना चाहिए। अगर कोई HRA लेने के लिए अपना रेंट रिसीट को प्रोड्यूस करता है तो नॉर्मल एंटाइटल्ड का 150% तक उसको HRA मिलना चाहिए। जितने भी क्लरिकल स्टाफ हैं उनको ऑफिसर्स की तरह लीज हाउस फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर उनका ट्रांसफ़र किसी और स्टेशन में होता है तो उनको भी HRA जो है 150% के रेट पर मिलना चाहिए। ऑन डिक्लेरेशन बेसिस का मतलब ये है कि केवल वो डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा इतना खर्चा होता है। अब बात करते हैं कुछ और अलाउंसेस के बारे में। तो इम्प्रूवमेंट इन अदर अलाउंसेस की बात करें तो हिल और फ्यूल अलाउंस को बढ़ाने की बात की गई। और जो ये हिल एंड फ्यूल अलाउंस है, इसके लिए उन्होंने एक कैटेगरी की बात की है जो 500 मीटर सी लेवल से हाइट से लेकर के 1000 मीटर हाइट तक होते हैं, उनको हिल एंड फ्यूल अलाउंस की बात की गई है। जैसा गवर्नमेंट या RBI के स्टाफ को नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग मिलने पर इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसकी बात की गई। लक्षद्वीप आइलैंड अलाउंस और अंडमान निकोबार अलाउंस को इंट्रोड्यूस करने की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश और JNK में जिनकी भी पोस्टिंग है उनको स्पेशल कंपनसेंट्री प्रोविजंस दिए जाने की मांग की है। जो हाल्टिंग अलाउंस मिलता है जब आप ट्रेनिंग में वगैरह में जाते हैं तो उसको इंक्रीज करने की बात की है। और साथ साथ लॉजिंग एक्सपेंसेस भी, जो होटल में आप रुकते हैं, खाना खाते हैं, उनका भी। अगर कोई होटल के रूम रेंट की रिसीट प्रोड्यूस करता है
तो उसको 50% जो है, तो उसको 50% ऑफ डाइम इज टू बी पेड। किसके लिए? बोर्डिंग एक्सपेंसेस के लिए। एक सेपरेट रेट ऑफ डाइम को प्रोविजन करने की बात की गई है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू एम्प्लॉय, जो लोग डेपुटेशन पे या ड्यूटी पे कहीं भेजे जाते हैं और वो विद इन द अर्बन एग्लोमेरेशन बेस्ड ऑन डिस्टेंस क्राइटेरिया। एजुकेशन अलाउंस देने की बात की गई है, क्योंकि ये सब हम अभी देख रहे हैं क्लरिकल स्टाफ वाली। एक लंच अलाउंस की मांग की गई है, लर्निंग अलाउंस की बात की गई है, और जो डेपुटेशन अलाउंस मिलता है उसको बढ़ाने की बात की गई है। क्लोजिंग अलाउंस को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। मिड एकेडमिक अगर ईयर अलाउंस, जब आप लोग मिड एकेडमिक में ट्रांसफ़र होते हैं, उसके अलावा डिसकम्फर्ट अलाउंस और जो स्टैगर्ड एंड ऑड आवर्स ड्यूटीज़ होती हैं जिनकी, उनके लिए बात की गई। साइकिल अलाउंस को अपवर्ड रिवीजन के लिए बात की गई है। वॉशिंग अलाउंस को स्पेशल एरिया अलाउंस को, प्रोजेक्ट एरिया अलाउंस को, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस को, इनको स्पेशल अपवर्ड रिवीजन की बात की गई है। स्कूटर मोपेड अलाउंस टू बी इंट्रोड्यूस, सब स्टाफ के लिए इस अलाउंस को इंट्रोड्यूस करने की बात। अब बात करते हैं एनुअल मेडिकल एड की। एनुअल जो मेडिकल मिलता है अलाउंस, उसको जो है बढ़ाने की बात की गई है। एनुअल मेडिकल चेकअप का जो रिम्बर्समेंट होता है उसको बढ़ाने की बात की गई है। जो पीरियडिकल आई चेकअप होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि अधिकतर जो एम्प्लॉय हैं वो कांस्टेंट एक्सपोजर में होते हैं कंप्यूटर के लिए, इसलिए इस आई के लिए स्पेशल रिम्बर्समेंट की बात की गई है। लीव रूल की बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक लेटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वायरल हुआ था, जिसमें सीनियर ऑफिसर ने एम्प्लॉय को छुट्टी देने से इस क्लॉज के साथ मना कर दिया था। वो था नो लीव कैन बी टेकन एज ए मैटर ऑफ राइट। उन्होंने कहा है कि इस प्रोविज़न को सुटेबली मॉडिफाइड किया जाए, जिससे कि उसकी छुट्टियों को अनजस्टिफाइबली डिक्लाइन ना किया जा सके। कैजुअल लीव बढ़ाने की बात की गई है। कैजुअल लीव पहले 4 दिनों तक लगातार मिल सकती थी, इसको जो है इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने की बात की गई। जो आपकी प्रिविलेज लीव है उसका इनकैशमेंट और एक्यूमुलेशन को बोला गया है कि उसको 300 दिनों तक किया जाए। जब प्रिविलेज लीव का कैलकुलेशन होता है तो उसमें ये वाली लीव को हटा करके आपके हर 10 दिन के काम में 1 दिन का मिलता है। जब प्रिविलेज लीव की कैलकुलेशन की जाती है, कंप्यूटेशन किया जाता है, तो उसमें इन तरह की छुट्टियां अगर कोई लेता है, मैटरनिटी है, पैटर्निटी है, स्पेशल लीव अगर लेता है, तो वो छुट्टियां घटा करके ही उसकी प्रिविलेज लीव कैलकुलेट की जाती है। तो प्रिविलेज लीव कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बोला है कि इन छुट्टियां अगर ली हैं तो उस पर भी उसको प्रिविलेज लीव काउंट हो, जो कि 10 दिनों में 1 दिन की मिलती। 11th बाइपार्टाइट सेटल में एक सेटलमेंट हुआ था 36B वाला। उसमें जो है एज ऑफ चिल्ड्रन को जो सीलिंग ली गई थी इस प्रोविज़न में, वो कहते हैं कि रिवाइज करके 15 साल कर दी जाए। 30 दिनों तक की सिक लीव बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के और बिना किसी सीलिंग के मिल जाए। अगर स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, तो उसको छुट्टियों की कोई लिमिट ना रखी जाए और वो केवल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर प्रोड्यूस करता है तो उसकी लीव जो है सिक लीव उसको सैंक्शन कर दी जाए। 3 दिनों तक की मेडिकल लीव हर महीने में बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए वुमेन एम्प्लॉय के लिए दी जाए। मैटरनिटी लीव जो 6 महीने की होती है उसको एनहांस करके 9 मंथ का किया जाए। अगर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए कोई लीव ले रहा है तो उसको मैटरनिटी लीव की तरह सैंक्शन किया जाए। अगर इन्फेंट अगर डेथ बॉर्न होता है या 28 दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए स्पेशल मैटरनिटी लीव जो है 60 दिनों की ग्रांट की जाए। सबैटिकल लीव दी जाए जो वुमेन को, वो हाफ पे पर दी जाए। अभी तक क्या है, उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, बट ये फ़ायदा होता है कि सीनियरिटी बनी रहती। यहाँ पर एक डिमांड और रखी गई है कि अगर मैटरनिटी लीव बैलेंस है तो वो आपकी बेटी या डॉटर इन लॉ के अगर वहाँ पर डिलीवरी के लिए है तो उसको 45 डेज़ तक ये लीव वहाँ पर दे दी जाए। और जहाँ पे किसी की मैटरनिटी लीव अवेलेबल नहीं है वहाँ पर उसको सिक लीव की तरह दे दिया जाए। चाइल्ड केयर लीव दी जाए जैसे टीचरों को मिलती है। मिसकैरेज होने पर नॉर्मल मैटरनिटी लीव के अलावा भी उसको लीव दी जाए। मेल को भी सबैटिकल लीव दी जाए। 6 दिनों तक की अगर कोई मेडिकल लीव लेता है किस काम के लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए, जैसे कि फ्लू हो गया, फीवर हो गया, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का सबमिशन को वेव किया जाए। इसके लिए नंबर ऑफ ओकेजन्स पर ईयर जो है उन्होंने कहा स्पेसिफाइड किए जा सकते हैं। स्टडी लीव का प्रोविज़न किया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ लीव बैंक, यानी कि जो आपकी छुट्टियाँ हैं वो छुट्टियाँ जमा करने की व्यवस्था की जाए। अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी लंबी बीमारी के बाद
और किसी मेजर एक्सीडेंट से उसको हॉस्पिटलाइजेशन किया था, उसकी डेथ हो जाती है, और अगर उसके पास छुट्टियां नहीं हैं तो उन छुट्टियों को क्रेडिट देते हुए एक स्पेशल छुट्टियां मानी जाएं। अगर किसी कॉन्सिलेशन प्रोसेस में या लेबर कोर्ट में अगर अटेंड करते हैं जो ऑफिस बियरर्स हैं तो उनको ड्यूटी लीव दी जाए। ऑफिस बियरर्स को जो स्पेशल लीव है उसके नंबर ऑफ डेज जो है इंक्रीज किए जाएं। ऑफिस बियरर को एक स्पेशल लीव कॉम्बिनेशन में देने की मांग की गई है, जिसमें अगर बीच में कोई छुट्टियां आती हैं तो उनको एक्सक्लूड किया जाए। जो ऑफिस बियरर्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, यूनियन के जो मेंबर्स हैं, उनको छुट्टी से, प्रिविलेज लीव की छुट्टी से पहले नोटिस पीरियड को ख़त्म किया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ बेरीवमेंट लीव, जो फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो है वो छुट्टी, जो स्पेशल लीव मिलती है उसको 7 डेज तक के लिए इंक्रीज कर दिया जाए। एनुअल इनकेसमेंट प्रिविलेज लीव अप टू 10 डेज पर ईयर कर दिया जाए। अब बात करते हैं लीव फेयर कंसेशन की। डिस्टेंस, मोड ऑफ ट्रेवल और क्लास ऑफ ट्रेवल को इम्प्रूव किया जाए, और LFC जो है वो एब्रॉड ट्रैवल के लिए भी परमिट की जाए। किसके लिए? क्लरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए। पेरेंट को डिपेंडेंट माना जाए बिना किसी इनकम की सीलिंग के। कई बार ऐसा होता है कि जिनके जो पेंशनर होते हैं उनकी ज़्यादा पेंशन है तो उनको जो है डिपेंडेंट में शामिल नहीं किया जाता, तो उसकी मांग की गई है कि उसको शामिल किया जाए। और जो अदर डिपेंडेंट का जो डेफिनेशन इनकम क्राइटेरिया है उसको रिवाइज्ड किया जाए। जो नई ट्रेन है जैसे तेजस ट्रेन है उसको भी LFC में कवर किया जाए, उसके किराए को रिम्बर्समेंट करने के लिए कवर किया जाए। जो नॉर्थ ईस्ट में एम्प्लॉय जो वर्किंग में हैं उनके लिए जो LFC है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कलकत्ता से किया जाए बजाय गुवाहाटी के। मतलब कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस होती है वो गुवाहाटी से ना कैलकुलेट करके कलकत्ता से की जाए, तो उससे क्या होगा, उससे आपको डिस्टेंस ज़्यादा मिल जाएगी। LFC का पार्शियल इनकेसमेंट अलाउड किया जाए। रोड का जो माइलेज है वो 15 रुपये पर किलोमीटर किया जाए। जिस समय बैंक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको जो LFC है वो अपने घर तक जाने के लिए एक एडिशनल उसको LFC दी जाए। जो 2 ईयर से 4 ईयर ब्लॉक में जो चूज करने का ऑप्शन है वो एक और बढ़ाया जाए। अब बात आती है वर्किंग आवर और कैश ट्रांजैक्शंस आवर्स। जो भी स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर्स है उसमें गाइडलाइन दी जाए यूनिफॉर्म कैश ट्रांजैक्शंस आवर्स। ओवर टाइम की बात की गई है। ओवर टाइम का जो वेजेस का जो फॉर्मूला है उसको मॉडिफाइड किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। बहुत अच्छी डिमांड रखी है कि सब लोग बोलते हैं कि अब CBS में काम कर रहे हैं, बायोमेट्रिक लगा रहे हैं, तो जो OT का जो कैलकुलेशन हो वो उनकी बायोमेट्रिक जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से किया जाए। जब कोई ड्यूटी में ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसकी जो क्लास है और उसकी जो मोड ऑफ ट्रैवल को है, जब ड्यूटी में जा रहा है तो उसको और इम्प्रूव किया जाए। अब बात करते हैं जो जब ट्रांसफ़र में होता है, ट्रांसफ़र में होने वाले एक्सपेंसेस की। जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, जब आप जो भी एम्प्लॉय है अपने पर्सनल इफेक्ट को, अपने सामान को जब शिफ्ट करता है तो उसका रीइंबर्समेंट जो है फुल किया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से अपना सामान ले जाता है। पैकिंग चार्जेस को भी क्लरिकल वगैरह को रीइंबर्स किया जाए। अगर किसी का ट्रांसफ़र होता है एम्प्लॉय को तो उसको 6 दिनों का एकोमोडेशन और हॉल्टिंग अलाउंस दिया जाए। जो ब्रेकेज चार्जेज होते हैं, जो सामान की टूट फूट होती है, उसमें भी इंक्रीमेंट दिया जाए। तो दोस्तों ये तो जितनी डिमांड अभी हमने देखी ये थी वर्कमैन स्टाफ या सबऑर्डिनेट स्टाफ और क्लर्क स्टाफ की। तो इसमें कई सारी चीज़ें उन्होंने ऑफिसर के बराबर या उन तरह की सुविधाओं को मांग की है जैसी ऑफिसर्स को मिल। चलिए अब चलते हैं कि ऑफिसर्स एसोसिएशन ने क्या डिमांड करी। फुल एंड कंप्लीट मैंडेट फॉर ऑल बैंक्स अप टू स्केल 8, जैसे कि कई मेजर बैंक में CGM की पोजीशन तक होता है। यहाँ पर एक स्मॉल कमेटी जो है डिसिप्लिनरी जो एक्शंस होते हैं उनके रेगुलेशंस के लिए और लीव फैसिलिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो डिफरेंटली एबल या स्पेशल प्रोविज़न होते हैं वुमेन एम्प्लॉय के लिए, उनके लिए फैसिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए, और इनके लिए भी IBA क्या है एग्री हो गया है। और जो इशू ऑफ ऑफिसर्स जो है डिस्कशन के लिए लिए गए हैं वो क्या क्या है देखते हैं। इन्होंने कहा कि जो स्टैग्नेशन पीरियड इंक्रीमेंट है उनको एक रेगुलर इंक्रीमेंट की तरह ट्रीट किया जाए स्केल 5 तक यानी AGM तक, यानी कोई स्टैग्नेशन नहीं, रेगुलर इंक्रीमेंट माना जाए। क्योंकि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट में छोटा होता है, पैसे कम मिलते हैं, और रेगुलर इंक्रीमेंट ठीक होता है, वो उसमें उसकी वैल्यू बढ़ जाती है आगे जाकर। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट जो है लास्ट में जाके 2 एडिशनल इंक्रीमेंट जो है इंट्रोड्यूस किए जाएं स्केल 1 से लेके पूरे 8 तक। और जो ये 8 स्केल ऊपर बात की गई है, इन स्केलों को केवल 2 स्केल में कन्वर्ट कर दिया जाए,
स्केल 1 और स्केल 2, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ABCD होता है, तो इस तरह इतने सारे स्केल ना करके स्केल 1 यानी 1 से लेकर 4 तक यानी चीफ मेजर तक को स्केल 1 में रखा जाए और स्केल 5 से लेकर के 8 तक को रखा जाए स्केल 2 में। ऑफिसर्स को भी CIB पास करने में 2 इंक्रीमेंट दिए जाएं। अभी तक ऑफिसर्स को 1 इंक्रीमेंट मिलता है, क्लरिकल को 2 मिलते हैं। जो पेंशन की बात करी है वो जो लास्ट ड्रॉन इंक्रीमेंट है विदाउट एनी सीलिंग दिया जाए। एक जो PQP मिलता है उसके लिए बात की है, जिन्होंने JIB CIB कंप्लीट कर रखा है तो उसमें 1 और 2 इंक्रीमेंट रेस्पेक्टिवली आर टू बी कंसीडर इंस्टीड ऑफ कंसोलिडेट अमाउंट इन द पास्ट। तो उन्होंने कहा कि सीधे इंक्रीमेंट की बात करो, वो कंसोलिडेट अमाउंट की बात मत करो। और डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह 1 जनवरी और 1 जुलाई कर दो। और जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की सैंक्शन की बात करी है उसमें ऑटोमेटिक मूवमेंट इंक्रीमेंट इन नेक्स्ट हायर स्केल एंड PQP in respect of those officers who have refused or took reversion opted out for promotion should be removed। तो उनके लिए वो सीलिंग को रिमूव करने की बात की गई। HRA को बढ़ाने की बात की है, जैसा कि इस समय मार्केट रेंट चल रहा है। सेल्फ लीजिंग यानी आप अपने ही मकान में रहते हैं तो आप अपने ही मकान को बैंक को लीज कर सकते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। CCA में और लोकेशन अलाउंस में जो नॉन CCA सेंटर हैं वो सबके लिए उसमें दिया जाए और उसमें एक इंक्रीज की जाए। लर्निंग अलाउंस को सब्सटेंशियली इन्हांस किया जाए। क्लोजिंग अलाउंस को हर क्वार्टर में पेमेंट किया जाए। ट्रांसफ़र पर एक लमसम अमाउंट दिया जाए कंपनसेशन में। और बैंक जो है ट्रांसफ़र होने पर जो पर्सनल इफेक्ट की शिफ्टिंग होती है उसकी जिम्मेदारी ले। अगर किसी का किसी सेम सेंटर में ट्रांसफ़र होता है तो वो उसी अर्बन एरिया में है, ऑफिसर शुड बी रिम्बर्स फुल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन गुड। मतलब उसी शहर में है तो भी उसे पूरा ट्रांसपोर्टेशन गुड का पूरा पैसा दिया जाए। जो मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र पर, जैसे कि क्लरिकल वालों ने भी डिमांड करी है, इनको पहले से मिलता है लेकिन उनको जो है उसमें जो लमसम अमाउंट मिलता है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। एजुकेशन अलाउंस की बात की गई है, वो बिल्कुल ऐसा किया जाए जैसा कि स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन सिमिलर टू द उसकी स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग दिया जाए, जैसा कि गवर्नमेंट और PSU या प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है। अगर कोई हायर एरिया से लोअर एरिया में ट्रांसफ़र होके आता है तो उसकी सैलरी को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको जो वहाँ मिल रहा था उससे कम ना हो। हॉल्टिंग, बोर्डिंग, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, हिल एरिया अराउंड्स को रिव्यू किया जाए और रेशनलाइज किया जाए। अगर किसी की पोस्टिंग जो हमारे आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, अगर वहाँ उसकी ब्रांच आती है तो उसको बिल्कुल मेट्रो की तरह ट्रीट करके वहाँ पे सारे जो अलाउंसेस हैं परक्यूसेट दिए जाए। रूरल और सेंसिटिव और डिफ़िकल्ट एरिया के लिए इंसेंटिव दिया जाए। और जो स्पेशल एरिया अलाउंस है जो उसका इम्प्रूवमेंट किया जाए और SCA में भी इम्प्रूवमेंट किया जाए, जो कि नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लेह लद्दाख, सिक्किम और अंडमान, उत्तराखंड और रेड कॉरिडोर में जो डिस्टर्ब एरिया में है उन सब के लिए इम्प्रूव किया जाए। लीव फेयर कंसेशन में इम्प्रूवमेंट किया जाए और LFC का मोनेटाइजेशन को भी इम्प्रूव किया जाए। मोड ऑफ ट्रैवल, जिससे आप ट्रैवल करते हैं उसके एंटाइटल को भी इम्प्रूव किया जाए। जो परक्यूसिट पर आपको टैक्स लगता है उसको बैंक बियर करे, ऐसी मांग रखी गई। जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए कौन कौन सी मांग करी है, उनके लिए तो एक क्या है, स्पेशल केयर एंड अलाउंस, उनको एक पेमेंट किया जाए। दूसरा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनको कंसेशन दिया जाए उन एम्प्लॉयमेंट को, रिक्रूटमेंट में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र में, रोटेशन में, पोस्टिंग में, और उसको बैंक भी बिल्कुल फॉलो करे। उनको कन्वेंस अलाउंस में जो पेमेंट होता है उस पर रिवीजन किया जाए। जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बोला गया है वो डिपेंडेंट रहें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस और एज, उसकी कितनी भी एज हो जाए, मैरिज भी हो जाए, तब भी वो डिपेंडेंट माने जाएं। फिजिकली चैलेंज जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए 25 दिन की कैजुअल लीव रखी जाए। सर्विस चाहे कितनी भी की हो उनको जो है 50% ऑफ पे की जो है फुल पेंशन दी जाए, यानी अगर उनकी कम सर्विस कम भी है तो भी उनको 50% ऑफ पे उनकी पेंशन बनाई जाए। जो विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एक एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाए जब वो LFC पे जा रहे हैं, यानी एक और को खर्चा दिया जाए। अब देखते हैं वुमेन एम्प्लॉय के लिए अब देखते हैं स्पेशल प्रोविज़न क्या किए गए हैं वुमेन एम्प्लॉय के बारे में। उनके लिए प्लेसमेंट पोस्टिंग के लिए, उनके लिए जो क्रैच फैसिलिटी होती है बच्चों को रखने के लिए, उनके लिए जो एग्जिस्टिंग 6 महीने की जो मैटरनिटी लीव है उसको जो है इंक्रीज किया जाए। उन लोगों के लिए जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और उसको इंक्रीज किया जाए 1 ईयर फॉर 1 बर्थ।
3 महीने की एडिशनल सिक लीव दी जाए उनको, अगर उनकी एज 45 हो जाती है तो। जैसे जो CCL मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, उसी तरह की चाइल्ड केयर लीव दी जाए पूरे 2 सालों की। वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन, फ्लेक्सी टाइम शेड्यूल, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न किए गए, उनको एडिशनल लीव दी जाए 6 महीने के लिए, और उनको सैलरी और मेडिकल रिम्बर्समेंट भी दिए जाएं इनफर्टिलिटी के लिए। जेंडर सेंसिटिविटी की बात की गई है। कंपलसरी हेल्थ चेकअप दिया जाए हर वुमेन को। सैनिटरी पैड और वेंडिंग मशीन्स का प्रोविज़न किया जाए। मैटरनिटी लीव को 6 महीने से 12 महीने में के लिए इंक्रीज किया जाए, और चाइल्ड केयर लीव 2 ईयर के लिए इंट्रोड्यूस की जाए। मेंस्ट्रुअल जो लीव होती हैं उनकी इंट्रोडक्शन की बात की गई है। बोथ स्पाउस के लिए सेम सेंटर में पोस्टिंग की बात की गई। ट्रांसफर पॉलिसी, स्पेशल प्रिविलेज टू ऑफिस बियरर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्यूनिटी की बात की गई है। जो डिपेंडेंट हैं उनका इनकम क्राइटेरिया को सब्सटेंशियली इंक्रीज करने की बात की गई है। लीव में स्पेशल डिमांड की गई है, देखिए, और लीव बैंक के कॉन्सेप्ट में बात की गई है। उन्होंने कहा जो कैजुअल लीव है उनको 15 दिन किया जाए, जो प्रिविलेज लीव का इनकेसमेंट है उसको 300 दिनों तक किया जाए, जो 5 से 7 दिन का इनकेसमेंट इंट्रोड्यूस होता है, 8th जॉइंट नोट शुड बी एक्सटेंडेड टू 10 to 15 डेज एवरी ईयर। तो यहाँ पे 10 से 15 दिन का जो है इनकेसमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया जाए। सिक लीव में इम्प्रूवमेंट किया जाए, सबैटिकल लीव में इम्प्रूवमेंट किया जाए, और सबैटिकल लीव जो है वो मेल ऑफिसर्स को भी दी जाए। UCL टू बी डीलिंग फ्रॉम द सिकनेस कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज विदाउट एनी कैप और एक्यूमुलेशन। बेरीवमेंट लीव जो है 15 दिनों की इंट्रोड्यूस करने के लिए, अगर डेथ ऑफ किसी फैमिली मेंबर की होती है, जैसे शोकाकुल परिवार होता, तो उसमें उनके लिए एक स्पेशल लीव दी जाए। स्पेशल ओकेजन की कोई लीव दी जाए, जर्नी टाइम की लीव दी जाए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 30 से लेकर 60 डे तक की लीव दी जाए। अगर उनका स्पाउस, पेरेंट या उनके इन लॉ या चिल्ड्रन बीमार हैं तो उनको भी सिक लीव का प्रोविज़न दिया जाए, और लीव बैंक का एक इंट्रोडक्शन किया जाए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांस जो ऑफिसर को दिए जाएं, उनको बेस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट की जाए। अगर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होता है तो जो ऑफिसर्स की गाड़ी होती है, अपनी पर्सनल व्हीकल, जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनका रोड टैक्स का जो पेमेंट भी किया जाए। अब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की बात आती है, तो वहाँ पर जो डिसिप्लिनरी के रूल्स एंड प्रोसीजर उनको रिव्यू किया जाए, और जो 4 सीटेड ऑफिसर होते हैं जिनको मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स मिली हैं, उनको जो है क्या किया जाए, डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाए। इसमें जो एक मांग की गई है, जब कोई लॉस हो जाता है बैंक को, तो बैंक क्या करता है, उसकी ग्रेचुइटी को विदहोल्ड कर लेता है, और कोई हार्श डिसीजन उसमें दिया जाता है, उसकी जो ग्रेचुइटी को भी मतलब जब्त कर लिया जाता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। इस मामले को उन्होंने बोला हुआ कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, और उसकी ग्रेचुइटी को रोका या मना नहीं किया जाना चाहिए। पेंशन रेगुलेशन नंबर 48 के अकॉर्डिंग अगर उसका सुपर एन्यूएशन यानी रिटायरमेंट हो जाए तो उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं इनिशिएट किया जाना चाहिए। और ये जो है ग्रेचुइटी एक्ट का जो क्लॉज है 14 और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनका वायलेशन है। अगर बैंक ने अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो जांच है, वो उसके रिटायरमेंट से पहले पूरी नहीं की, तो उसको सारे टर्मिनल बेनिफिट दिए जाने चाहिए, जैसे कि CBI के केसेस में होता है। IB ने बोला है जैसे सेंट्रल वालों का एक ट्रिब्यूनल होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसी तरह से बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी बनाया जाए, जिससे जो बैंक के जो डिसीजंस होते हैं एम्प्लॉय के अगेंस्ट, तो एम्प्लॉय वहाँ पर जा सकें। मेजर और माइनर जो पेनल्टीज होती हैं उनका क्लासिफिकेशन के बारे में बात की गई है। अगर कोई क्लरिकल वर्कमैन स्टाफ के दौरान कोई काम हुआ है, लेकिन उसको जो एलेज किया गया है वो तब किया गया जब वो ऑफिसर बन गया है, तो उसको ऑफिसर के रूल से ना करके उसको बाइपार्टाइट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी उसकी जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो वर्कमैन स्टाफ की तरह होनी चाहिए। अगर किसी बैंक ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन हुआ है तो उसके सारे जो चार्जेस के जो भी खर्चे हैं, वो लीगल एक्सपेंसेस, वो सब बैंक ने बॉर्न किए जाने चाहिए, चाहे वो सर्विंग ऑफिसर हो चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर हो, केवल फ्रॉड के मामलों को छोड़ते हुए। कंपेंसनेट जो ग्राउंड पे अनुकंपा के आधार पर जो जॉब लगती है उसको 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। इन सब बातों के बाद ये डिसाइड किया गया कि कुछ जो इश्यूज़ हैं वो फर्दर जो नेक्स्ट राउंड की मीटिंग होगी उसमें जो है डिस्कस किए जाएंगे।
और ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी इसकी मीटिंग होगी और जो नेक्स्ट नेगोशिएटिंग कमेटी की जो एक्सपेक्टेड जो डेट फिक्स की गई है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक यानी कि अगस्त के मंथ तक के एंड में हो जाए। और यूनियन ने मांग करी है कि इन सब को जो है यूनाइट रहना है। तो दोस्तों ये हमारी जो फर्स्ट राउंड की जो डिमांड थी उसके बारे में ब्रीफ से बताया है मैंने, और आगे जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको देता रहूँगा। और जो इसमें अगर हम बात करें कि जो सैलरी का रिवीजन क्या होगा उसके बारे में अभी कुछ वो नहीं आया है, वो जैसे ही आता है तो मैं आपके साथ एक वीडियो बना के उसको भी शेयर करूँगा। ये सारी एडिशनल डिमांड्स थी। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि सब लोग वीडियो के थ्रू जो काम बहुत लंबे समय में ना हो सकता है वो वीडियो से 5 से 7 मिनट में आप इसको पूरा रिव्यू कर सकते हैं, फास्ट से चला के जल्दी से समझ सकते हैं कि क्या डिमांड रखी गई हैं हमारी यूनियन द्वारा। थैंक यू सो मच।